Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी जनाब, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? या मुझे आवाज़ का कंफर्म करके बता दें। ठीक है जी। फाइनली। हाय हाय। ना पूछें आप लोग। पता नहीं हुआ क्या। टेक्स्ट वाली क्लास में पंगा पड़ जाता है और R1 वाली क्लास बिल्कुल सही स्मूथ हो रही है, क्लास R1 वाली। कल हमारी क्लास कहाँ पे एंड हुई थी, कोई बताएगा? भिखारी पे, ओके। चलें जी, खैर है। डोंट वरी। चलते हैं इसको लेके। अब देखें, डायरेक्ट टेक्स्ट की तो हमें समझ आ गई थी कि डायरेक्ट टेक्स्ट जो है वो किस तरह से निकलवाया जाएगा। इसके बारे में हमारे सारी समझ आ गई, सारी अंडरस्टैंडिंग जो है थी वो हमारे डेवलप हो गई थी। अब डायरेक्ट टेक्स्ट में जो कि हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा मसला है, वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी तो है ही नहीं। अब जब हमारी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी है ही नहीं, तो फिर जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हमें नहीं पता कौन बंदा कितने पैसे कमा रहा है, कौन बंदा कितने पैसे नहीं कमा रहा, कौन कम है कौन ज़्यादा है, हमें किसी चीज़ का नहीं पता इस चीज़ में। तो फिर हम क्या करेंगे? क्या गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी? गवर्नमेंट कहती है नहीं। अब ये लोग जो हैं हमें अपने इनकम के बारे में तो नहीं बता रहे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इनसे पूछेंगे, लेकिन ये बताएंगे भी नहीं। अब आप एक गरीब दुकानदार को नहीं पूछ सकते कि भाई तुम्हारी महीने की कितनी इनकम है। जो कॉबलर है, मोची है, बार्बर है, ये हॉकर्स वगैरह हो गए हैं, रेडियो वाले हो गए, छोटे दुकानदार हो गए, ये छोटे ताजर हो गए, दूध दही वाले हो गए, आप इनसे नहीं पूछ सकते कि आपने कितना कमाया, और ये हैं भी तादाद में इतने ज़्यादा। तो गवर्नमेंट कहती है कि जी इन सब से इनकम का रिकॉर्ड लेना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये प्रोवाइड भी नहीं करेंगे, तो क्या करें? वो कहते हैं जो भी हो जाए, ये कमा तो रहे हैं, अब कमाने के बाद ये स्पेंडिंग तो लाजमी करेंगे। मतलब इन्होंने कमाई कर ली, अब कमाई करने के बाद इन्होंने ख़र्चा लाजमी करना है। जब इन्होंने ख़र्चा करेगा तो क्यों ना हो कि हम इनके खर्च करने के ऊपर ही टैक्स लगा दें। ये खर्च करेंगे, हम इनके खर्चे के ऊपर टैक्स लगा देंगे। मतलब अब हम उनसे टैक्स निकलवाएंगे और वो इनडायरेक्टली निकलवाएंगे। तो अब एक भिखारी है, भिखारी की भी हम इनकम नहीं डिटर्मिन कर सकते कितनी है, और वो इनकम है भी नहीं उसकी, वो तो इलीगल चीज़ है। लेकिन एक बंदा भीख मांगेगा, भीख मांगने के बाद उठेगा, जाएगा, तो चीज़ें लेगा। सबसे पहले वो जगह क्या करेगा? सबसे जाके वो स्टिंग पिएगा। जब वो स्टिंग पीने जाएगा, जब वो स्टिंग बाय करेगा, तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? सेल्स टैक्स जो है वो लिया जा रहा होगा। तो अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर इनडायरेक्टली तौर पे क्या कर रही होगी? टैक्स जो है वो कैलकुलेट करेगी, वो आपसे टैक्स निकलवा लेगी। तो या तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्स निकलवा ले। अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स नहीं निकलवा सकती, तो फिर वो क्या करेगी? सारे का सारा इनडायरेक्टली आपसे टैक्स जो है वो कैलकुलेट करवा रही होगी। तो ये चीज़ बड़ी है अब कि इनडायरेक्ट टैक्स इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अब इस इनडायरेक्ट टैक्स को समझने के लिए ना, हम क्या करते हैं? हम एक बिज़नेस एज्यूम करते हैं। हम एक दुकान खोल लेते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ABC बेकरी खोल लेते हैं। अब ABC बेकरी है। अब बेकरी जो है ना,
इसके लिए जो टैक्स वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, सेल्स आएंगी, हम यहाँ पे बनाते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगी, सेल्स आ जाएंगी। हम यहाँ पे सेल्स लिखते हैं जी, 1,00,000 रुपए की सेल्स आ गई। उसके बाद इसमें से लेस करवाया जाएगा, ये हम ले लेंगे इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, 40,000 रुपये की लेस करवा देते हैं। और इसके बाद इसका क्या आ जाएगा, इसके बाद इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, वो कितना होगा, 60,000 का होगा। तो ये एक नॉर्मल है। उसके बाद हम इसके एक्सपेंडिचर्स लेस करवाएंगे, 20,000 के हम इसके मज़ीद एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करवा देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा कि इतना प्रॉफिट इसने कैलकुलेट किया है या कमाया है 40,000, ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें, ये जो हमने यहाँ पे ये चीज़ कर ली है, ये चीज़ आपने ज़रा समझनी है, बिकॉज़ इससे मैंने क्या करवाना है, अब हमने सेल्स टैक्स जो है इसकी बेस से ही हमने कैलकुलेट करना सीखना है। अब देखिए सेल्स आपने, अच्छा एक सेल्स टैक्स हम चूँकि शुरू कर रहे हैं, सेल्स टैक्स में आपने याद रखना है, आपने कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सेल्स टैक्स को नहीं पढ़ना, आपने कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सेल्स टैक्स को नहीं पढ़ना। हम इसको पढ़ रहे होंगे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, हम इसको पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से, या जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके, या जो होलसेलर होगा उसके पर्सपेक्टिव से हमने क्या करना है, इसको पढ़ना है। तो आपने अपनी ज़ात को, अपने पर्सपेक्टिव को साइड पे कर लेना कि हम, हमारे बारे में क्या है, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, उसको नहीं, बल्कि आप लेके चलेंगे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे बेकरी लिखी है, तो बेकरी के पर्सपेक्टिव से सारा कुछ हम यहाँ सोच रहे होंगे। अब देखिए, जब सेल्स करेंगे, जब सेल्स की जाएंगी, तो सेल्स किसको की जाती हैं, कस्टमर को। जब हम कस्टमर को सेल्स कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि कस्टमर हमारे पास आया, कस्टमर ने हमसे गुड्स ली, कस्टमर ने गुड्स ली तो हमने उससे पैसे लिए, बदले में चीज़ दे दी। आप लोगों में से कभी कोई बंदा बेकरी गया है, कभी कोई बेकरी से चीज़ बाय की है आप लोगों ने? अगर आप कभी कोई चीज़ जो है वो बेकरी से बाय करें तो आपको देखा होगा कि आपको एक इनवॉइस मिलेगी, आपको एक रसीद मिलेगी। उस रसीद के ऊपर आपको लिखा होता है कि आपने गुड्स जो हैं वो इतने की परचेज़ की हैं, गुड्स की अमाउंट लिखी होती है और साथ जीएसटी लिखा होता है, जीएसटी ऐड करते हैं और आपको टोटल इनवॉइस जो है वो मिल जाती है। कभी आपने चीज़ देखा है, कभी इस तरह इनवॉइस देखी है, ज़रा बताएं। अब देखें, ये देखें दुकानदार के पर्सपेक्टिव से देखें कि जब वो सेल करेगा कस्टमर को, आपने देखना है दुकानदार के पर्सपेक्टिव से, दुकानदार के पर्सपेक्टिव से देखें, जब वो कस्टमर को सेल करेगा तो कस्टमर से ये अमाउंट रिसीव करेगा। तो जो कस्टमर से अमाउंट रिसीव करेगा उसके साथ टैक्स भी लेगा। वो जो टैक्स ले रहा होगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। वो क्या कहलाएगा, वो हमारा आउटपुट टैक्स कहलाएगा, वो हमारा आउटपुट टैक्स कंसिडर हो रहा होगा। देखें, आप हैं, आप कस्टमर हैं, आप एक बेकरी के पास गए, आपने उनसे केक बाय किया, उसने कहा ठीक है सर जी 1300 रुपये का केक है, आपने केक ले लिया, उन्होंने इनवॉइस प्रिंट की, उस पर लिखा 1300 रुपया प्लस 58 रुपीज़ टैक्स है, तो आप 1358 पे करके आए। अब आपने टैक्स पे किया और उन्होंने आपसे टैक्स लिया है, तो जो वो सेल करते हुए टैक्स ले रहे हैं वो दुकानदार के लिए क्या कहलाएगा, वो टैक्स दुकानदार के लिए आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? आउटपुट टैक्स क्या है? आउटपुट टैक्स जो कस्टमर से रिसीव किया जाएगा। जब आप गुड्स सेल करेंगे, जब आप गुड्स की सप्लाई करेंगे, तो जो कस्टमर से टैक्स लेंगे वो हमारा आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। जो हम कस्टमर से टैक्स लेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। और जब आपने सामान खरीदा था, अब ये बेकरी वाला है,
बेकरी वाला सेल्स तो कर रहा है, लेकिन बेकरी वाले की कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो होंगी। ये रॉ मटेरियल लेके आया होगा, घी लेके आया होगा, अंडे लेके आया होगा, फ्लोर लेके आया होगा, यीस्ट लेके आया होगा। तो जब इसने रॉ मटेरियल परचेज किया, जिससे इसने परचेज किया होगा, इसने उसको टैक्स तो पे किया होगा। जो इसने पे किया है वो क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। तो आउटपुट टैक्स क्या होता है? रिमेंबर, जो हमारे पास आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स का मतलब है कि हम ये टैक्स वसूल करते हैं कस्टमर से। हमने ये टैक्स क्या किया है? हम ये टैक्स वसूल करते हैं किससे? कस्टमर से। इनपुट टैक्स क्या है? इनपुट टैक्स, ये टैक्स हमने पे किया होता है कस्टमर से। आउटपुट टैक्स लेंगे जब सामान हमने खरीदा था, इन्वेंट्री खरीदी थी, रॉ मटेरियल लिया था, उस वक्त हमने इनपुट टैक्स पे किया होगा। तो इस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास सेल्स टैक्स पेएबल जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, इस चीज़ की समझ आई आप लोगों को? जी जनाब, ज़रा बताएं। जी जनाब, सबको समझ आई? अब देखें, मैं फिर समझाता हूँ। ये मेरा कैमरा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। जब मैं इधर देखूंगा, इसका मतलब अब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूँ, बिकॉज मुझे आपका टेक्स्ट यहाँ नज़र आ रहा होता है। तो जी बताएं, अहमद, ईमान, माहम, जैनब, समझ आई चीज़ों की? जी कोई सवाल, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर, एक सवाल है कि आउटपुट में से इनपुट टैक्स को माइनस करेंगे तो हाँ क्या जी, टैक्स आएगा? हाँ जी, सेल्स टैक्स, वो सेल्स टैक्स पेएबल आएगा। हम एग्जाम्पल्स समझते हैं, बिकॉज हमने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी साथ साथ करने हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने फिर अपने माइंड में रखनी है, हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं? हम ये जो मैन्युफैक्चरर है उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, जो होलसेलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, दुकानदार, जो बिज़नेस है, उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। आपने अपने पर्सपेक्टिव को बीच में नहीं लेके आना। आप तो कस्टमर है, आप तो कस्टमर है, आपने अपने पर्सपेक्टिव से नहीं लेके आना, बल्कि हमने क्या करना है, बल्कि हमने इसको लेके जाना है किसके पर्सपेक्टिव से? हमने इसको डील करना है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, कि कारोबार में क्या चल रहा है। आप सोचें बेकरी वाला क्या कर रहा होगा, उसको देखें आप क्या हो रहा है। आप जिससे सामान लेके आए, आप कभी कारफूर गए हैं, कभी आप मेट्रो गए हैं, कभी आप हाइपर स्टार गए हैं? बताएं ज़रा। आपने देखा होगा जब वो आपको बिल देते हैं तो बिल की जैसा लिखा होता है कि इतना जीएसटी उन्होंने आपसे रिसीव किया है, इतना जीएसटी उन्होंने आपसे वसूल किया है। हम ये उस कारफुर वाले के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, उस हाइपर स्टार वाले के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें कहानी सारी की सारी सेल्स और परचेज की है। अब हम ज़रा ना एक रफ एग्जांपल करते हैं, कैलकुलेट। एक पर्सन है, कोई भी मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने सेल्स की हैं और वो सेल्स उसने की हैं 1 मिलियन की। अच्छा, हमारा सेल्स टैक्स का रेट जो है वो 18% है। हमारे मुल्क में जो सेल्स टैक्स लगेगा वो किस परसेंट पे लग रहा होगा? वो 18% के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। एक बंदा सेल्स की हैं उसने 1 मिलियन की, उसने परचेजेस जो है वो उसने की हैं 7 लाख की, और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि हमने इसका जो सेल्स टैक्स पेएबल है वो क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। मुझे आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स चाहिए। तो हम यहाँ पे हमारा जो असूल है, जो न्यूमेरिकल में हम लेके चलेंगे, हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट टैक्स क्या होता है, उसमें से हम लेस करवा देंगे इनपुट टैक्स।
जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करते हैं तो जीपी आता है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करेंगे तो मेरे पास सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अब आउटपुट टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसने 1 मिलियन की सेल्स की थी, 18% हमारा सेल्स टैक्स रेट था, आप लगाएंगे तो आपका आउटपुट टैक्स कितना आएगा, 1,80,000 जो है ये आपने टैक्स लिया है, ये आपका आउटपुट टैक्स है। ये टैक्स आपने क्या किया है, ये टैक्स आपने वसूल किया है अपने कस्टमर से। आपने परचेजेस की थी 7 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की इन्वेंट्री लेके आए थे आप, आपने 18% के हिसाब से कितना टैक्स पे किया होगा ज़रा बताइएगा। 700,000 मल्टीप्लाई बाय 18% कितना बनता है ज़रा बताएं। कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठा करें, हमको पहले भी कहा था। 126,000 120 6,000। टाइप करके बता दें, मुझे समझ नहीं आई आपकी, मैसेज करके बता दें, मैं व्हाट्सएप पे देख लेता हूँ या मैं खुद ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। 700,000 126,000 है, ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पे इनपुट टैक्स बनेगा। तो ये आपका आ गया 126,000, ये है आपका इनपुट टैक्स। तो इस आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स लेस करवाएंगे, रिमेनिंग क्या जवाब आएगा ज़रा बताएं। 180 लेस 126,000 क्या बनता है, 54,000। तो 54,000 जो है ये सेल्स टैक्स लायबिलिटी है और ये अमाउंट हम क्या करेंगे, हम पे कर देंगे। ये अमाउंट हम डिपार्टमेंट को पे कर रहे हैं। अब ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, ये बेसिक हमारा, आप कह सकते हैं कि ये हमारा बेसिक असूल है सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने का। हमने सेल्स टैक्स के जो न्यूमेरिकल आने हैं वो हमने इस पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करने हैं, आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स, और जो रिमेनिंग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पेएबल हो जाएगा, ये हमने पे करना है। तो ये बिल्कुल उस पैटर्न पे सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी आता है। तो हम क्या करेंगे, हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा सेल्स टैक्स पेएबल आ जाएगा कि इतनी अमाउंट जो है वो मैंने क्या करनी होती है, पे करनी होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अभी तक मैंने आपको मतलब डेफिनेशंस वगैरह पे हमने मूव नहीं किया, सिर्फ मैं बेसिक्स बता रहा हूँ क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, आप लोगों को सप्लाई चेन का अंदाज़ा है कि हम सप्लाई चेन किसे कहते हैं, बताएं जी ज़रा। यार बोल लिया करें, मैंने कल से क्लास स्टार्ट करनी है और पता है मैंने क्या कहना है, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, वो बोल लिया करो यार बता दिया करें, पार्टिसिपेट किया करें। थोड़ा सा पता था सर, I2B में पढ़ा था। I2B में पढ़ा, बताओ क्या पढ़ा था I2B में? I2B पास है सर, TRC पास है। तो फिर तो भाई तेरे पता बताना वाजिब हो गया हुआ है। बताओ क्या होता है, मैक्सिमम क्या होगा, गलत ही बता दोगे, बट एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करें। अब ख़ास तौर पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करती क्लास में। आप लोगों ने जाके आगे पीपी करनी है, पीपी में आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं बड़ी मैटर करेंगी। आप लोगों ने जाके प्रेजेंटेशन देनी है, बोलना है, तो थोड़ा बोलना सीखें। अभी आप इस फोरम पे बोलना सीखेंगे तो वहाँ पे जाके भी बोलना सीखेंगे। तो अपनी ये हेजिटेशन को ख़त्म करें, बोला करें। जब मैं कह रहा हूँ बोलें तो बोल लिया करें, ताकि आपको फील आए कि ये वाकई एक इंटरेक्टिव क्लास है। आपके पास ऑप्शन है, आप बोल सकते हो जवाब। चलो बोलने में मसला है तो आप टाइप ही कर दिया करें, बट पार्टिसिपेट करें। वो ये तो वरना इट विल बी जस्ट लाइक डैट कि आप कोई सीज़न देख रहे हैं, तो फिर यही देखने से बेहतर है जाके आप सूट्स देख लें। तो थोड़ा सा बोला करें, थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करें एवरीवन। जी अहमद बताएं, I2B में आपने क्या पढ़ के आए थे और किस तरह से आपने पढ़ा था जी? एग्जांपल तो समझाइए, ये तो एक दफा रिपीट कर रहे हैं। अबे मैं तेरे से सवाल पूछूं, तू मुझे अब कह रहा रिपीट कर दें, ये सही है भाई। आपने सेल्स की थी 1 मिलियन की, ये आपकी 1 मिलियन की सेल्स आ गई थी। ये आपने की थी परचेजेस, तो 1 मिलियन के ऊपर 18% के हिसाब से 1,80,000 आपने आउटपुट टैक्स लिया था। जब आप इन्वेंट्री लेके आए थे 7 लाख के हिसाब से 18% आपने पे किया था, तो 1,26,000 आपने पे किया था। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करेंगे, ये जो रिमेनिंग बचेगा ये हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी है, ये हमने हुकूमत को पे करनी होती है।
दिस वॉज द ऑल एग्जाम्पल। और क्वेश्चन ये था कि सप्लाई चेन का पता है आपको क्या होती है? बताएं जी, सप्लाई चेन क्या होती है? एनीवन आइडिया है इस चीज़ का? अभी माइंड में नहीं आ रहा था, लेकिन आई थिंक बहुत बड़ा। अरे ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अगर मैं जवाब दूं, आपने कहना सर ये तो मेरा जवाब था, अब माइंड में नहीं आ रहा। सीईओ, मैनेजर, सर ऐसे सुपरवाइजर इस तरह होता है शायद। थोड़ा बहुत सही कह रहे हैं जी। बाकी से ही पूछते हैं जी। जैनब आप बताएं क्या होता है? माहम, ईमान। चीज़ों को बनाने से चीज़ों को बेचने तक का जितना भी प्रोसेस आता है वो सप्लाई चेन मेरे ख्याल से वो आता है इसके अंदर। ठीक है, वेरी गुड। कि मैन्युफैक्चर से लेके बेचने तक का सारा प्रोसेस है वो सप्लाई चेन में होता है। बाकी बच्चे आप लोग बताएं। टाइप करके बता दें, अगर माइक को ओपन आपने नहीं करना, टाइप करके बता दें। चले, यहाँ तक कोई मसला नहीं? यहाँ तक सारा क्लियर है ना आप लोगों को? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एज ऑफ नाउ इज दिस एग्जाम्पल, आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, इसकी समझ आई? यस सर, ये बाकी सर जी लैपटॉप करके हमने निकाला 54,000 सर, ये हमारा प्रॉफिट में से जाएगा बाहर। इनकम टैक्स, प्रॉफिट, इनकम सेल्स टैक्स में रेलेवेंट नहीं है। सेल्स टैक्स पढ़ते हुए आपने प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई, इन दोनों वर्ड्स को भूल जाना है। इनकम को, प्रॉफिट को 3 तलाक़े दे देते थे। सेल्स टैक्स में हमने इनकम का नाम नहीं लेना, गुनाह मिलेगा। भूल जाएं ये 54 कैसे पे होगा, कहाँ से पे होगा, प्रॉफिट से कहाँ से, भूल जाएं अभी, वो भी हमारा रेलेवेंट नहीं है, वो आगे जाके आपको चलता पता। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अहमद, ईमान, माहम, जैनब सबको क्लियर है? एटलीस्ट टाइप ही करके बता दें। ठीक है। अच्छा, अब सेल्स टैक्स चूँकि हमने स्टार्ट किया है तो ज़रा मैं आपको बताता हूँ सेल्स टैक्स की इम्पोर्टेंस। आप लोगों से एक कमिटमेंट तो यही हुई थी ना कि हम जो है वो सेल्स टैक्स को 3 बार पढ़ेंगे, यही था ना कि हम इस सेल्स टैक्स को 3 टाइम, 3 टाइम कह रहा हूँ, 2 टाइम्स जो है हमने सेल्स टैक्स को पढ़ना है, बिकॉज इसकी वेटेज जो है वो कितनी है, अप टू 30 मार्क्स है। और अगर आपको, मैंने पहले भी हम कल के लेक्चर की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि 30 नंबर यहाँ से आने हैं, कोई 15 नंबर आपके बिजनेस में से आ जाने हैं, 5 नंबर चैप्टर 1, 2, 3 से है, तो ये 50 नंबर बनते हैं। इस 50 में से आप में से हर बच्चे ने 40 मार्क्स क्या करने हैं, एट लीस्ट सिक्योर करने हैं। अगर आप ये 40 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो, आपका पेपर जो है वो पास है। क्योंकि ये बड़ा एरिया है, इम्पॉर्टेंट एरिया है, तो इसमें से हमने क्या करने हैं, इसमें हमने जान तो लाजमी मारनी है। अब सेल्स टैक्स में से ना हम पहले कुछ करते हैं एनालिसिस। इसका सॉफ्ट वर्जन जो है वो ग्रुप में शेयर हो गया हुआ था। हम इसके एनालिसिस की बात करें तो ये ओवर द पास, अगर आप देखें स्प्रिंग 15 से लेके स्प्रिंग 2023 तक का एनालिसिस इसमें गिवन है। इसमें से 2 तरह का सवाल आएगा, आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में मिलेगा, आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी मिल रहा होगा। अब स्प्रिंग 2023 में 19 नंबर का न्यूमेरिकल आया है, 9 मार्क्स की थ्योरी आई है, 28 नंबर सेल्स टैक्स में से। ऑटम 22 में से 15 नंबर का न्यूमेरिकल आया, 11 नंबर का थ्योरी आई है, 26 नंबर आए हैं। स्प्रिंग 22 में 8 नंबर का न्यूमेरिकल काफ़ी आसान था, 17 मार्क्स की थ्योरी आई है, 25 नंबर आए हैं। फिर यहाँ पे 30 नंबर हैं। तो अगर आप इस पूरे अटैम्प्ट्स की एवरेज लेंगे तो 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है और 13 मार्क्स की थ्योरी जो हमें आ रही है, ऑन एवरेज 29 मार्क्स का हमें ओवर द पास्ट पेपर सेल्स टैक्स में से मिल ही मिल रहा है। अगर आप देखें, आपको ये कभी भी नहीं कर सकते कि आप न्यूमेरिकल्स कर दें, थ्योरी छोड़ दें, थ्योरी कर दें, न्यूमेरिकल छोड़ दें, नहीं। आपको ये इक्वली लेके चलना पड़ेगा और आपको इक्वली तैयार करना पड़ेगा। इस एनालिसिस को इस टाइम शो में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ आप में से हर बच्चा एटलीस्ट 90% मार्क्स जो है वो सेल्स टैक्स में से सिक्योर करे। तो एनालिसिस आपके साथ शेयर भी है, आपको पहले हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इसमें गलती की गुंजाइश ना हो, इसमें कोई किसी किस्म में गलती की गुंजाइश ना हो। इस पर जान मारनी है, मैंने भी और आपने भी।
हमने इसका लफ्ज़ बाय लफ्ज़ देखना है, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ इसको लेके चलना है, याद करना है। अब देखिए न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्योरी भी है। चलिए मैं आपसे वैसे ही हिट एंड ट्रायल पे पूछता हूँ, आपको लग रहा है इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं, थ्योरी भी आ रही हैं, तो ज़्यादा मुश्किल एरिया कौन सा होगा, न्यूमेरिकल्स का होगा कि थ्योरी का एरिया मुश्किल होगा, ज़रा बताएं, बताएं ज़रा। थ्योरेटिकल क्योंकि आपने एग्जाम में कॉमन सिखाए थे और उसमें लिखा था कि थ्योरी वाला एरिया जो है वो ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईमान थ्योरी जो है वो मुश्किल होगी जी। बाकी आपके ख्याल से न्यूमेरिकल मुश्किल होगा, थ्योरेटिकल मुश्किल होगा? वैसे ही गट फीलिंग क्या कहती है आपको, बिकॉज टेक्स्ट तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सर न्यूमेरिकल में मसला होता होगा शायद। आप न्यूमेरिकल कहते हैं, ज़ैनब न्यूमेरिकल कह रही है, और माहम आपका वोट किसकी तरफ है, न्यूमेरिकल के थ्योरी? थ्योरी की तरफ है। तो इसका मतलब हमारे वोट डिवाइड हो गए हैं, डेमोक्रेसी है, फैसला हम करवाते हैं और फैसला हम करेंगे यहाँ से। ये ओवर द पास अगर देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल की परफॉर्मेंस है जो आपके सामने आ रही है। अच्छा, पास पेपर में जिन न्यूमेरिकल्स के आगे एसोसिएट्स का वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स हैं। स्प्रिंग 18 में आया फैज़ एसोसिएट, 80% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए। आबिद खान में 84% में, एमएच एसोसिएट में 73% में, 74% में, 84% में। इसका मतलब न्यूमेरिकल जो है वो तो ओके हैं। न्यूमेरिकल में पासिंग रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ऐसे ही है। तो थ्योरेटिकल में अगर देखें तो प्रॉब्लम कहाँ लग रही है आपको थ्योरेटिकल में? अब आप देखें, जिस स्प्रिंग 18 में न्यूमेरिकल में 80% बच्चे पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए हैं, उसी स्प्रिंग 18 में सिर्फ 28% बच्चे जो हैं वो थ्योरी में पासिंग मार्क्स ले चुके हैं। देखिए 28%, 15%, 25%, 16%, 17%, 13%, 15%। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है बताएं ज़रा, प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है थ्योरी। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो कौन सा है? थ्योरी का एरिया है। तो इसका मतलब सेल्स टैक्स स्टार्ट करने से पहले इनिशियली ही आपको बता दिया है कि भाईजान इसमें से न्यूमेरिकल भी आने हैं, इसमें से थ्योरी भी आनी है। न्यूमेरिकल्स की परफॉर्मेंस बेहतर है और थ्योरी की जो परफॉर्मेंस जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो अब जब आपको पता चल रहा है कि किस में से किस तरह का सवाल आएगा, तो ख़ुद बताएं ज़्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में करना चाहिए कि थ्योरी में करना चाहिए? खुद बताएं। जब आपको पता लग रहा है तो ज़्यादा फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में कि थ्योरी में? थ्योरी पे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज न्यूमेरिकल्स में तो मैं आपको साथ साथ इस तरह लेके चलूँगा, साथ साथ इस तरह का बता दूँगा, इस तरह करवा दूँगा कि न्यूमेरिकल्स तो आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं रहेंगे। मैं आपको फॉर श्योर इतना आपको न्यूमेरिकल्स में सेल टैक्स के इनेबल कर दूँगा कि न्यूमेरिकल्स तो आप इजीली कर लेंगे। थ्योरी आपने लिखनी है, ये जो है वो आपने याद भी करनी है। तो थ्योरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी है, इस पे थोड़ा सा आपने जान मारनी होगी बिकॉज प्रॉब्लम जो है वो किस में है, वो थ्योरी में है। अब मेरा रोल क्या होगा, मैं जब हम थ्योरेटिकल एरिया कर रहे होंगे तो मैं आपको चीज़ें हाईलाइट करवाता जाऊंगा, ये आपने हाईलाइट करनी है। मैं आपको बता दूंगा कि हमारा रीड ओनली वाला एरिया कौन सा है, वो मैं जो दूंगा रीड ओनली, उसके ऊपर आपने हाईलाइट कर लेना है। इसका मतलब है कि इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, इसके पेपर में आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। फिर कुछ ऐसा एरिया होगा जो होगा क्रैमिंग के लिए। अब जो क्रैमिंग वाला एरिया होगा उसको आपने रट्टा मारना है बिकॉज उसमें से रट्टा बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको पास पेपर में। और तीसरा एरिया होगा जिसको हम लेके चलेंगे जो हमारा लर्निंग वाला होगा, इसमें से आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है बिकॉज इसमें से केस स्टडीज़ हो गई, इसमें से सिनेरियोज हो गए, वो जो है क्या हो रहे होंगे, आ रहे होंगे।
तो इस तरह से हमने क्या करना है, इसको लेकर चलना है, इस तरह से हमने इसको जो है वो लेकर चलना। तो मैं आपको हाईलाइट करता जाऊंगा, मैं आपको हाईलाइट करवाता जाऊंगा और आपने उन चीज़ों को क्या करना है, फोकस करना कि यार ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये इस तरह से है। इज दैट क्लियर? और रट्टे वाली चीज़ें बता दूंगा और जो लर्निंग वाली चीज़ें हैं, जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो पता हों और आप उसी बेसिस पे क्या करेंगे, अपनी तैयारी जो है वो कर रहे होंगे, तो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इज दैट क्लियर? जी जनाब, क्लियर है। अब हम देखें ना, तो हमने सेल्स टैक्स को कुछ डिवाइड किया है इन एरियाज़ में: डेफिनेशंस, प्रोविजन एंड रूल्स, रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन के रूल्स, रिकॉर्ड एंड ऑडिट, और एंड पे हमारे पास क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। तो हमने सेल्स टैक्स को, पूरे सेल्स टैक्स को इन 5 में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स टैक्स डेफिनेशन की, सेल्स टैक्स डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोविज़न एंड रूल्स की। अगर हम ये दोनों एरिया कर लेते हैं, ये दोनों एरिया करने से हमारा 100% न्यूमेरिकल जो है वो हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ ये 2 एरिया कर लें तो 16 नंबर का न्यूमेरिकल प्लस कोई 6 नंबर तक की थ्योरी हमारी हो जाती है। तो गालिबन 22 नंबर जो हैं वो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से सिक्योर कर लेते हैं। बाकी जो है 5 नंबर वो इस रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन से आ रहे होते हैं। तो ये डिवीज़न है, तो ये और ये हम पहले के कर ले तो हमारा 100% न्यूमेरिकल हो जाता है। तो हमारी अप्रोच भी ये होगी कि हमने न्यूमेरिकल जो हैं वो साथ साथ करने हैं, हमने न्यूमेरिकल जो है वो क्या करने हैं, साथ साथ करने हैं, हमने थ्योरी भी साथ साथ करनी है और इस बेस के ऊपर हम चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। इस दैट क्लियर? समझ आई? समझ आई? अच्छा, अभी हमने देखा था कि सारी कहानी जो है सेल एंड परचेज़ की है। तो इस सेल एंड परचेज़ को ज़रा हम समझते हैं इस वीडियो से। देखें जी, हमारा मिनियन आ गया। तो अब मिनियन हमें समझाएगा कि सेल्स टैक्स जो है वो किस तरह से चल रहा होगा और किस तरह से नहीं चलेगा, वो देखते हैं। अब कहानी किसकी है? सारी कहानी है ख़रीदने की और बेचने की। तो आप ज़रा ये वीडियो देखें, इसमें क्या हो रहा है। ये सॉल्ट बे नहीं है, ये मिनियन बे है हमारा। अब लाइव क्लास में आ रहे हैं। मैंने आपकी वीडियो बंद कर दी। तो ये देखिए, अब ये जो बंदा सेल कर रहा है इस कस्टमर को देगा, इसमें से जब उसको बर्गर डिलीवर करेगा तो टैक्स वसूल करेगा उससे। तो जो कस्टमर से ले रहा है वो आउटपुट टैक्स है, और जो इन्वेंट्री ली थी, जो रॉ मटेरियल लिया था, वो क्या होगा, वो इसका इनपुट टैक्स होगा। तो उस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करेगा और रिमेनिंग क्या होगा, ये अमाउंट पे कर रहा होगा। तो इस वे में क्या कर रहा होता है, हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी जनाब, ये क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो बताएं। जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। नहीं? तो हम फिर अपना सेल्स टैक्स जो है
वो स्टार्ट करते हैं, उसको हम लेके चलते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस पे हम देखते हैं। पहला है सेल्स टैक्स की डेफिनेशन, उसको देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। वो सेल्स टैक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन जो है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे कि क्या है, किस तरह से है। अब रिमेंबर, अगर सेल्स टैक्स की बात करें तो हम सेल्स टैक्स में जो कानून पढ़ रहे हैं वो हमारा कहलाएगा सेल्स टैक्स एक्ट 1990। हम यहाँ पे जो सारे डिस्कशन करेंगे वो किसके मुताबिक करेंगे, वो हम सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक कर रहे होंगे। अब चूँकि ये लीगल है, कानूनी तौर के ऊपर है, तो सेल्स टैक्स का मतलब क्या है वो देखते हैं। सेल्स टैक्स का मतलब है कि कोई भी टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स या कोई भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज होता है कि अगर आपने वो चीज़ पूरी नहीं की तो आपको एक सरचार्ज पे करना पड़ेगा, जो सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक लिया जाएगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स टैक्स ही कहला रहा होगा। कोई भी फ़ाइन, कोई भी पेनल्टी, कोई भी फ़ी, कुछ भी हम जो सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स टैक्स कंसिडर हो रहा होगा। उसके अलावा कोई भी अमाउंट, कोई भी सम हम पे कर रहे हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स टैक्स ही कंसिडर हो रहा होगा। तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन हमारी रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत कतअन नहीं है। आपको इसको याद नहीं करना, इसको बस आपने रीड आउट करना है। इज दैट क्लियर? जी जनाब, ये क्लियर है? सर एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए सर, मेरा वाईफाई। कोई मसला नहीं बॉस। देखें, सेल टैक्स का मतलब क्या होता है कि हम कौन से कानून के मुताबिक सेल टैक्स ले रहे हैं, वो है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अच्छा, एक चीज़ तो मुझे बताएं आप लोग, वैसे माइंड में आ गया और सब ने बताना है माइक ऑन करके, एक्ट में और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस? कोई बताएगा? सर मेरे दिमाग में एक आ रहा है कि अगर किसी भी एक्ट को कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक ईयर्स होते हैं, मुझे पता नहीं, जब वो गुजर जाए तो फिर ऑर्डिनेंस बन जाता है। नाइस ट्राई, वैसे नहीं होता। कोई और? ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास करता है और एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट होता है, गेस। यस, योर गेस इज़ राइट। यही है कि क्या होता है, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट देता है और एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अब सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक क्या है, सेल्स टैक्स किसे कहते हैं? पहली बात है, ये डेफिनेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी क्या है, रीड ओनली है, हमने इसको पढ़ना है, इसको याद नहीं करना। अब सेल टैक्स क्या है कि कोई भी टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स, कोई भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो हम सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक पे करेंगे वो भी सेल्स टैक्स है। कोई भी फ़ाइन, कोई भी पेनल्टी, कोई भी फ़ी वगैरह जो हम इसके मुताबिक पे कर रहे हैं वो भी हमारा सेल्स टैक्स है। या कोई भी अमाउंट, कोई भी रकम जो हम इस एक्ट के मुताबिक पे करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा सेल्स टैक्स जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। इज़ दैट क्लियर? सब आपको समझ आई? आई गेस ईमान आप थी? जी सर। ठीक है, आगे है आउटपुट टैक्स। अभी हम आउटपुट टैक्स पढ़ के आए हैं, क्या होता है, मतलब समझ के आए हैं। आउटपुट टैक्स है, अच्छा आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन में ना मैं यहाँ पे एक वर्ड जो है वो हाईलाइट करने लगा हूँ, डैट इज़ रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, अभी हम इसको देखेंगे। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है, अभी हमने देखा था कि देखें, आप सेल्स करेंगे, गुड सप्लाई करेंगे और उस वक्त जो कस्टमर से टैक्स लेंगे वो आपका आउटपुट टैक्स होगा। अब एक है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जिसे हम FED कहते हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन FED जो है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, जो आप या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसमें जो FED आप पे कर रहे होते हैं वो आपका क्या है, आउटपुट टैक्स कहला रहा होता है। उसके अलावा जब सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर से टैक्स ले रहे होते हैं, वो भी आपका आउटपुट टैक्स होगा। तो ये भी डेफिनेशन आपकी रीड ओनली है, इसको याद करने की आपको ज़रूरत
नहीं है। उसके बाद आती है बारी हमारे इनपुट टैक्स की। इनपुट टैक्स का मतलब क्या है कि जब हम गुड्स सप्लाई करेंगे, जब हम गुड्स खरीदेंगे, तो जो हम पे करके आए होंगे वो हमारा क्या है, इनपुट टैक्स है। अब यहाँ पे सप्लाई का वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। गुड्स का वर्ड कर रहा हूँ और पर्सन, अभी हम इनको देखेंगे। सप्लाई क्या होता है, गुड्स क्या होती हैं, पर्सन क्या होता है, अभी हम इनको देख रहे होंगे। उसके अलावा जब हम गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, एट अ टाइम ऑफ इंपोर्ट जो हम पे कर रहे होंगे वो क्या होगा, वो भी मेरा इनपुट टैक्स होगा। उसके अलावा जब मैं FED पे कर रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो भी मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिस बंदे ने सर्विसेज ली हैं, जो पे कर रहा है, मतलब इनपुट टैक्स में याद रखिएगा कि जो इनपुट टैक्स वो है जो आपने पे किया। अगर आप दे के आ रहे हैं तो आपके लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। और ये डेफिनेशन भी जो है ये आपके लिए रीड ओनली है, इसको याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, तीनों डेफिनेशंस जो हैं ये रीड ओनली हैं। इसको याद करने की, इसको मेमोराइज़ करने की आपको कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, आपको समझ आ गया। इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, इसमें तो कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं ना, बताएं, क्लियर है? सबको क्लियर है। अब आगे चलते हैं पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होगा, बिकॉज पर्सन, अब टैक्स में याद रखिएगा पर्सन का मतलब क्या होता है, आपने पहले पढ़ा होगा, उसका मतलब होगा, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल होता है, शख्स होता है। लेकिन टैक्स में जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड लिखा होगा इंडिविजुअल आएगा, इंडिविजुअल आएगा तो AOP आएगी। AOP मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी इसमें आ रही होगी, और इसमें आ रहा होगा हमारे पास गवर्नमेंट। तो जहाँ पे भी टैक्स में पर्सन का वर्ड लिखा हुआ आ गया तो पर्सन से मुराद है इंडिविजुअल, AOP, कंपनी और गवर्नमेंट। अब देखें कहीं पे भी टैक्स में इंडिविजुअल का वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब पर्टिकुलरली उस वहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है। कहीं पे भी टैक्स AOP कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसकी बात कर रहे हैं। कहीं पे भी अगर AOP का वर्ड लिखा हुआ है तो वहाँ पे पर्टिकुलरली AOP की बात हो रही है कि भाईजान तुम्हारे लिए रूल है। कहीं पे भी टैक्स पे कंपनी का वर्ड लिखा है तो पर्टिकुलरली कंपनी के लिए बात हो रही है कि कंपनी से मुखातिब है। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट में हमारे पास आ जाएगी फॉरेन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो हुकूमत की बात हो रही है। लेकिन अगर कहीं पे भी पर्सन का वर्ड आ गया ना तो इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, कंपनी, AOP और गवर्नमेंट की कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। तो पर्सन में क्या कुछ शामिल होगा, इंडिविजुअल, कंपनी और AOP, गवर्नमेंट आ जाएगी, और हमारे पास ये सारी की सारी जो है वो इसकी डेफिनेशन बन रही होती है पर्सन की। तो ये भी रीड ओनली है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 4 बातें जो हैं वो क्या करनी है, आपने याद रखनी है। क्या, इंडिविजुअल, AOP, कंपनी एंड गवर्नमेंट, इनको हम क्या कह रहे होते हैं, इनको हम पर्सन कह रहे होते हैं। जी जनाब, क्लियर है। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। नो सर। इतना ही रखें आज, बाकी कल डेफिनेशन जो हैं कल से करेंगे। मतलब मैं आपको भी इतना बर्डन आइज नहीं कर रहा, 1-2 दिनों में तो आपकी थोड़ी सी रूटीन सेट हो जाए। तो नोट्स तो शेयर कर दीजिएगा। नोट्स में हाँ, नोट शेयर हो जाते हैं। यहाँ तक अभी तक कोई चीज़ मुश्किल लग रही है टैक्स पढ़ने में, लाइक खौफ, कोई डर वगैरह? ये अभी तक तो सही जा रहा है। चलें, आज बच्चे बहुत कम आए हैं, फ्राइडे था ना, फ्राइडे को लेट थोड़ा सा हो रही है हम, कोई उस टाइम जुम्मा होता है। इंशाल्लाह कल हम अपने रेगुलर टाइम पे करेंगे, और कल हम मज़ीद डेफिनेशन से करेंगे। एक काम करना है, आपने सप्लाई चेन को ज़रा पढ़ के आना है। आप लोगों का काम भी ये है, कल आप लोगों ने सप्लाई चेन को पढ़ के आना है। अब तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग वाले बच्चे बोर नहीं होते होंगे, अब इतनी सी नहीं बल्कि इतनी बड़ी मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होती है आप लोगों को। तो मैं फिर कहता हूँ कि ये वाला मोड ठीक है ना। एक पहले ऑनलाइन होती थी क्लासेस जिसमें बिल्कुल एंड पे छोटा सा बंदा नज़र आ रहा होता था, वो बेहतर है कि यहाँ पे, बिकॉज मेरा तो है कि भाई सिर्फ आपको स्लाइड्स नज़र आनी चाहिए,
टीचर नज़र नहीं आना चाहिए, बट बच्चे कहते नहीं जब तक टीचर नज़र नहीं आएगा, उसकी मूवमेंट नज़र नहीं आएगी, हमारा फोकस नहीं होता, बच्चे ये कहते हैं। तो बताएं टीचर से बहुत होती है नजर, जी। टीचर से मोहब्बत होती है, वो भी नजर आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये मोर ठीक है। चलें ठीक है, कल मिलते हैं रेगुलर टाइम पर। थोड़ा ही आज हम थोड़ा ही पढ़ा है, कल हम मज़ीद डेफिनेशंस करेंगे और कल हम जो टेक्निकल डेफिनेशंस हैं कल हम उसकी तरफ जो है वो इंशाल्लाह मूव कर रहे होंगे। ठीक है संडे को किस टाइम से होगी? जी। तो संडे को किस टाइम होगी? संडे को भाई ऑफ किस है, टाइम होगी? संडे को ऑफ है, कल सैटरडे है। सैटरडे को जो हमारा नॉर्मल टाइम है उसी टाइम हुआ करेगी। आपने कहा था नहीं संडे को नहीं करवा रहा, संडे ओ यार संडे ये एक संडे या छोड़ देते हैं, जब सिलेबस हमारा टाइम पे पूरा हो जाएगा, संडे को क्यों डिस्टर्ब करना है, चिल करें आप। नहीं, आपने कहा था इसलिए पूछा बस। नहीं हम कल थोड़ा सा, कल हम थोड़ी सी क्लास 10-15 मिनट ऊपर करके साइड कर देंगे, संडे की ज़रूरत नहीं है हमें। ओके ठीक है जी, ओके। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। फी अमान अल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।